हेलो स्टूडेंट। बीएड सेमेस्टर 4 पेपर 10 जेंडर एंड स्कूल सोसाइटी में आज हम लोग का टॉपिक है यूनिट 1 में टॉपिक है फेमिनिज्म, नारीवाद। इसमें हम लोग मुख्य रूप से इसके परिचय और इसकी अवधारणा मतलब इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज्म के बारे में आज हम लोग जानेंगे। स्टार्ट करने से पहले दो लाइन नारीवाद को समझने के लिए यह कहा जा सकता है कि हमारे परिवार में पुरुष सूर्य की तरह है। उनका प्रकाश अपना होता है क्योंकि वह संसाधनों के मालिक हैं। उनके पास आय है और घूमने फिरने तथा निर्णय लेने की आज़ादी है। महिलाएं या स्त्रियां उपग्रह की भांति है जिनके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता। वह तभी प्रकाशित होती है जब सूर्य की रोशनी उन तक पहुंच पाती है या पहुंचती है। तो इस लाइन से स्पष्ट होता है कि इसी विचारधारा को अपनी रोशनी के लिए और सूर्य या यह नारी या ये जैसी उपग्रह अपनी रोशनी के लिए, अपनी रोशनी की समानता के लिए, सूर्य की रोशनी समानता के लिए अपनी सोच का उत्पत्ति की है। हम लोग आगे इसको फिर से समझते हैं थोड़ा कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के बराबर स्त्रियों के अधिकारों के समर्थन से, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के बराबर स्त्रियों के अधिकारों के समर्थन से उत्पन्न हुए सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन को नारीवाद कहा जाता है। यह एक ऐसा विचार है जो स्त्री पुरुष के बीच असमानता को अस्वीकार कर नारी के बौद्धिक और व्यवहारिक रूप में सशक्तिकरण पर बल देता है। यह लैंगिक भेदभाव को अस्वीकार करता है जो मूलतः नारी की हीन स्थिति का प्रमुख कारण है। इस विचारधारा की उत्पत्ति प्रमुखता प्रतिशतात्मक मतलब पुरुष प्रभुत्व या पुरुष द्वारा शक्ति के दुरुपयोग करने की सत्ता के विरोध स्वरूप उत्पन्न हुआ है। मतलब यह क्लियर है कि जो भी पुरुष का प्रतिशतात्मक के विरोध के स्वरूप नारीवाद का उत्पन्न हुआ, ओरिजिन हुआ है। इसकी व्याख्या मोटे तौर पर हम दो रूपों में की गई है। संकुचित अर्थ में एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में नारीवाद महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए समानता हेतु किया गया एक सामाजिक आंदोलन है, एक मूवमेंट है, सोशल मूवमेंट है जो लिंगवादी सिद्धांत अर्थात पुरुष वर्चस्व तथा सामाजिक शोषण की समाप्ति पर बल देता है। एक इस तरह का आंदोलन जो पुरुषों के द्वारा जो भी सामाजिक शोषण हो रहा था, पुरुष वर्चस्व उस पर समाप्ति पर बल दिया जाता है। अब विस्तृत अर्थ में नारीवाद की भिन्न परंतु अंतर संबंधित संकल्पनाओं का एक पुंज है, एक कड़ी है जिसका प्रयोग जेंडर की सामाजिक अर्थार्था तथा लिंग असमानता की उत्पत्ति प्रभाव परिणामों का अध्ययन के विश्लेषण में किया जाता है। हम लोग यह देखते हैं कि लगभग 2 साल पहले नारीवादी मतलब जो फेमिनिस्ट थी मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने कही थी, एक बहुत जो नारीवादी लोग का जन्म हुआ था, बहुत सारे फेमिनिस्ट के बारे में भी जिनकी कथन को उनकी पुस्तक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या नारीवाद के बारे में बोला गया है, क्या उन्होंने सोचा लिखा। जो मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने कही थी कि मैं ये नहीं कहती कि पुरुष के बदले अब स्त्री का वर्चस्व पुरुष पर स्थापित हो। एकदम क्लियर लाइन में है कि मैं ये नहीं कहती कि पुरुष के बदले अब स्त्री का वर्चस्व पुरुष पर स्थापित हो। ज़रूरत तो इस बात की है कि स्त्री को स्वयं अपने बारे में सोचने, विचारने और निर्णय लेने का अधिकार मिले। स्टोनक्राफ्ट की आवाज़ जो आज भी नारीवादियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, एक मोटिवेशन
के रूप में कार्यरत है कि स्त्री ना तो स्वयं गुलाम रहना चाहती है, यहाँ समझने की स्थिति है, स्त्री ना स्वयं गुलाम रहना चाहती है और ना ही पुरुषों को गुलाम बनाना चाहती है। स्त्री क्या चाहती है भाई? स्त्री चाहती है मानवीय अधिकार। जैविक विभिन्नताओं के आधार पर वह अधिकार से वंचित नहीं होना चाहती। इसलिए दुनिया के प्रत्येक स्त्रियां, चाहे वे किसी भी वर्ग या पेशे की हो, यह स्वीकार करे कि स्त्री को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलना ही चाहिए। यह मेरी ऑलस्टोन के द्वारा यह कहा गया था, जो इन्होंने एकदम बिल्कुल स्पष्ट मतलब कहा है कि वह न किसी को गुलाम बनाना चाहती है, न गुलाम रहना चाहती है। एक समान अधिकार, एक ह्यूमन राइट्स का जो होता है उसको वह लेना चाहती थी। आगे हम लोग इसके नारीवाद के कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे कि नारीवाद स्त्री पुरुष समानता को प्रतिपादित करने वाली एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है। मतलब इसमें यह ऐसा आइडियोलॉजी है जिसमें स्त्री और पुरुष की समान इक्वलिटी की बात करती है। इसकी मान्यता है कि स्त्री पुरुष से किसी भी मायने में कमज़ोर नहीं है। नारीवाद ऐसा मानता है, ऐसी मान्यता है कि स्त्री पुरुष से किसी भी मायने में कमज़ोर नहीं है। अतः उसे पुरुषों के समान समझा जाए और पुरुषों के बराबर अधिकार भी मिलने चाहिए। इसी संदर्भ में विभिन्न नारीवादियों ने अपनी पुस्तकों में नारीवाद के बारे में बहुत सारे लाइनों को लिखा, जो हम लोग आगे देखते हैं। इन्हीं में मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने अपनी पुस्तक, जो भी हम लोग इसके पहले भी चर्चा किए हैं, ये विडिक्शन ऑफ द राइट ऑफ वोमेन, जो 1792 में प्रकाशित हुआ था, में नारीवाद को नारी अधिकार की मांग के रूप में परिभाषित किया था, जो पुरुषों के समान अधिकारों की मांग करता है। इसी क्रम में केट मिल्टन ने अपनी पुस्तक सेक्सुअल पॉलिटिक्स में लिखा है कि नारी को पितृतंत्रीय व्यवस्था की जकड़न से अलग कर उसकी स्वतंत्रता को कायम रखने को ही नारीवाद कहा जाता है। देखिए, एकदम बिल्कुल इसमें कोई समझाने नहीं कि जो भी इन्हों की पुस्तक में लिखा है एकदम क्लियर नारीवाद को स्पष्ट कर रहा है, इनके उस कॉन्सेप्ट को स्पष्ट कर रहा है किल्टेमेटल ने, कि नारी को पितृतंत्रीय व्यवस्था से जकड़न से अलग कर उसकी स्वतंत्रता को कायम रखने को ही नारीवाद कहा जाता है। मतलब जो भी नारी क्या है, अपने उनके फ्रीडम को कायम रखने के लिए, उनको फ्रीडम देने के लिए जो पितृतंत्रीय मतलब पिट्रियासी की जो व्यवस्था थी, जो सिस्टम था, उसमें एक जकड़ी हुई थी, उसे उसकी स्वतंत्रता देने के लिए, उससे आज़ादी देने के लिए इनके ही नारीवाद कहा गया। इनका कहने का मतलब ये हुआ। नेक्स्ट, जॉन स्टर्ट मिल ने अपनी पुस्तक द सब्जेक्शन ऑफ वोमेन 1869 जो प्रकाशित हुई थी, में नारीवाद की अवधारणा में स्त्री पुरुष समानता पर बल दिया है। उसने माना कि किसी समाज में स्त्री पुरुष समानता और संबंध का मूल आधार प्रेम, सौहार्द और मित्रता है। स्त्री पुरुष सहचर हैं, कोई किसी पर अपना प्रभुत्व नहीं स्थापित कर सकता। दोनों का समाज पर बराबर का हक है, जो एक ह्यूमन राइट होता है। अतः स्त्री पर पुरुषों का वर्चस्व नहीं स्वीकार किया जा सकता। एकदम क्लियर लाइन में है। इन्होंने नारीवाद का जो जन्म हुआ, मतलब जो भी स्त्री पर पुरुषों का वर्चस्व था उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है, उसको एक बराबर का हक मिलना चाहिए, इनका कहने का अर्थ है। और समान अधिकार की इन्होंने बात की थी, समानता की बल पर विशेष रूप से बल दिया था। इसी क्रम में बेटी फ्रीडन ने अपनी पुस्तक द फेमिनी ने मिस्टिक 1963 में नारीवाद की अवधारणा में नारी को पूरे समाज पर का आधा हिस्सा मानते हुए, देखिए इन्होंने जो अपनी पुस्तक में लिखा है, बताया है कि नारीवाद की अवधारणा में नारी को पूरे समाज का आधा हिस्सा मानते हुए
उसके अधिकार को वापस दिलाने पर बल दिया है, नारीवाद का बल दिया है। हम लोग इसमें आगे देखते हैं कि शिमोन दी वीवर ने अपनी पुस्तक द सेकेंड सेक्स 1949 में नारीवाद की मुख्य लक्ष्य पुरुषों का हर स्तर पर विरोध करना माना है। इनका प्रसिद्ध नारा था कि स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है। स्त्री को समाज में पुरुषों ने अपने हवस का शिकार बनाया है, अतः उसे अपने अधिकारों के लिए उठ खड़ा होना होगा और स्वयं लड़ना होगा। आर्य नारीवाद का जन्म हुआ। इस तरह की विचारधारा ये भी फेमिनिस्ट एक थी। मतलब इसमें क्लियर उन्होंने बताया कि स्त्रियों के अपने अधिकार के लिए अपने से उठ खड़ा होना होगा और इसके लिए स्वयं से लड़ना होगा। आगे इसमें देखिए, आशा रानी वोहरा ने अपनी पुस्तक भारतीय नारी दशा और दिशा 1983 में जो प्रकाशित हुई थी में लिखा है कि नारीवाद नारी का पुरुषों के प्रति संघर्ष नहीं, वरना सौहार्दपूर्ण स्थिति में उसे एक हक दिलाने का एक विचारित तरीका है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रभा खेतान एक भी नारीवादी थी, ने अपनी पुस्तक सिमोन डे ब्यूआर का जो पुस्तक था द सेकेंड सेक्स का हिंदी रूपांतरण कर, मतलब हिंदी अनुवाद कर, स्त्री उपेक्षिता नाम से एक पुस्तक को अनुवाद किया, नाम से प्रकाशित किया, स्त्री उपेक्षिता। उन्होंने लिखा कि स्त्री आधी दुनिया है, आधा हिंदुस्तान है। स्त्री आधी दुनिया है, आधा हिंदुस्तान है। तो और फिर भी समाज में उसे डायन, कुलच्छनी तथा राक्षसी की संज्ञा दी जाती है। नारी एक प्रकार का दमन झेलती है और नारीवाद इसी दमन से स्त्री को मुक्ति और उसकी सामूहिक चेतना के विकास के लिए प्रयत्नशील है। नारीवाद एकदम क्लियर लाइन में इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पर इस प्रकार हम यदि देखते हैं नारीवाद की जो मूल तत्व था और विचारधारा को, तो हम निम्न बातें शामिल होती है। तो क्या क्या इसमें शामिल है? पहला, इसमें अगर हम कहें तो पुरुष वर्चस्व विहीन समाज की स्थापना करना नारीवाद का मुख्य उसका उद्देश्य था या मूल तत्व है, विचार है। जेंडर डिफरेंस की समाप्ति पर बल देना, सामाजिक न्याय पर बल देना, नारी अधिकार की मांग करना, आर्थिक स्वतंत्रता, नारी की स्वतंत्रता की आवश्यक शर्तें इत्यादि। देखिए, अभी भी हम लोग देखेंगे तो प्राचीन काल से ही समाज में क्या है, यह धारणा विद्वान रही है कि पुरुष का कार्य घर के बाहर और स्त्रियों का सरोकार घर के अंदर के कामों से है, जैसे न कि भोजन बनाना, बच्चों की देखभाल करना, बड़ों का सेवा करना इत्यादि। और आज के समय में भी एक तरह से कहीं ना कहीं पुरुष प्रधानता या पुरुष का एथिक को दिखता है और जो पुरुषों की श्रेष्ठता में विश्वास करता है। सदैव स्त्रियों के संबंध में यह धारणा रही है कि स्त्रीहीन होती है। इसका एक प्रमुख कारण रही है प्रतिशतात्मक, और इसी प्रतिशतात्मक को खत्म करने के लिए नारीवाद का जन्म हुआ और इस व्यवस्था को परिवार के प्रबंधन में पुरुषों का वर्चस्व रहता है और वही निर्णय करता भी होता है। हम लोग यहाँ थोड़ा समझेंगे कि ऐसा भी अभी भी आप देखिएगा कि आपके यूआईडी कार्ड में आपके पापा के नाम, मतलब आपके पिता के नाम होते हैं आधार कार्ड में, परंतु आपके माता के नाम नहीं होते हैं। अभी भी कहीं न कहीं स्त्रियों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है।
पहले एग्जामिनेशन कंपटीशन के एग्जामों में पहले फादर के नाम होते थे, लेकिन धीरे धीरे नारीवाद का जन्म होने पर नारियों का अपना अधिकार के इति पर धीरे धीरे क्या हुआ, माता के नाम को भी जोड़ा गया। लेकिन फिर भी अभी परिचय पत्र में आपको देखिएगा कि माता का नाम कहीं नहीं रहता, वहाँ चाहे तो पिता का नाम रहता है या पति का नाम रहता है। तो ऐसी विचारधारा को खत्म करने के लिए, इन सब विचारधाराओं को खत्म करने के लिए नारीवाद का जन्म हुआ। हम लोग आज इसको समझें। इसके बाद हम लोग नारीवाद के प्रकार में बहुत सारे हैं: उदारवादी नारीवाद, उग्रवादी नारीवाद, समाजवादी या मार्क्सवादी नारीवाद, और उत्तर नारीवाद मतलब पोस्ट मॉडर्निस्ट, सांस्कृतिक नारीवाद, पर्यावरणीय नारीवाद। इसमें मुख्य रूप से जैसा कि हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है, जो उग्रवादी नारीवाद, रेडिकल नारीवाद, उसको हम लोग विशेष रूप से समझेंगे, और बाकी जो इसके टाइप्स हैं उसको हम लोग संक्षेप रूप से समझते हुए हम लोग आगे देखेंगे। आज का थैंक यू, धन्यवाद।